अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है, ज्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप CAC में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 साल की नौकरी के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। समझें EPF पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी चलाती है, जो भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनकी सर्विस पीरियड और सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। EPAS को 16 नवंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मुहैया कराना है। EPAS के खास फीचर्स। पेंशन पाने के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड 10 साल का है, यानी अगर आप EPF मेंबर है और आपने 10 साल भी नौकरी की है तो इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के अधिकारी हैं। 10 साल की नौकरी के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? समझें EPF पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है, ज्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। साल 2014 से केंद्र सरकार ने EPAS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रतिमाह रखा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी चलाती है, जो भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनकी सर्विस अवधि, सर्विस पीरियड और सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। EPAS को 16 नवंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मुहैया कराना है। EPAS के खास फीचर्स। की फीचर्स ऑफ EPAS। पेंशन पाने के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड 10 साल का है, यानी अगर आप EPF मेंबर है और आपने 10 साल भी नौकरी की है तो इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के अधिकारी हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपये। अधिकतम मासिक पेंशन मैक्सिमम मंथली पेंशन 7500 रुपये। EPAS पेंशन पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जैसे EPAS पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। इसके अलावा इस स्कीम का फायदा कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा। कर्मचारी को EPFO का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान EPAS स्कीम में लगातार योगदान यानी कंट्रीब्यूट किया हो। EPF मेंबर अपनी बेसिक सैलरी का 12% हर महीने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी भी उनके PF अकाउंट में इतना ही योगदान करती है। कंपनी के योगदान यानी कंट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जाता है। साल 2014 से केंद्र सरकार ने EPAS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रतिमाह रखा है। हालांकि लंबे वक्त से न्यूनतम पेंशन को प्रतिमाह 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। अगर कोई कर्मचारी 10 सालों तक काम करता है तो वह कितनी पेंशन पाने की उम्मीद कर सकता है, चलिए जानते हैं। EPAS पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला। मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मंथली पेंशन पेंशनेबल सैलरी पेंशनेबल सर्विस बटा 70। पेंशनेबल सैलरी आपके आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत। पेंशनेबल सर्विस के दौरान जितने साल EPAS में योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये है और पेंशनेबल सर्विस केवल 10 साल है तो उसकी मासिक पेंशन होगी। मासिक पेंशन 15,000 रुपये 10/70 2143 रुपये। यानी अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है, ज्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। EPAS पेंशन के टाइप।
रिटायरमेंट पेंशन। इस पेंशन का बेनिफिट 58 साल की उम्र पूरी हो जाने पर मिलता है। अर्ली पेंशन आमतौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन पाने की शर्तें पूरी करता है और वह 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो 50 साल की उम्र के बाद भी वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। लेकिन अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को पेंशन घटाकर दी जाती है। विधवा पेंशन। अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है तो ईपीएफओ मृत सदस्य के पार्टनर को हर महीने विधवा पेंशन देती है। बाल पेंशन। मृत सदस्य के बच्चों के लिए यह पेंशन होती है। ईपीएस 95 के तहत मृत सदस्य के 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। अनाथ पेंशन। अगर किसी ईपीएफओ मेंबर और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में उनके 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे अनाथ पेंशन पाने के हकदार होते हैं। ईपीएस के नियमों के तहत विकलांग पेंशन उन सदस्यों को दी जाती है जो अपनी सर्विस के दौरान स्थायी तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती। यानी अगर किसी सदस्य ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन को पाने का हकदार है। अर्ली पेंशन का ऑप्शन। जो कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन लेना चाहते हैं वे ईपीएस स्कीम के तहत अर्ली पेंशन के ऑप्शन को चुन सकते हैं, लेकिन अर्ली पेंशन के लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उनकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो। लेकिन ध्यान रखें, अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है। ईपीएस पेंशन बढ़ाने के तरीके। अपनी ईपीएस पेंशन को ज्यादा करने के लिए आपको उन तरीकों पर फोकस करना होगा जिनकी मदद से ऐसा करना मुमकिन है। लंबी सर्विस करके आप अपनी पेंशन भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने ज्यादा साल तक आप काम करेंगे आपकी पेंशनेबल सर्विस और पेंशन अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा सैलरी का मतलब ज्यादा पेंशनेबल सैलरी, जिससे पेंशन बढ़ती है। ईपीएस स्कीम में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना जारी रखें, क्योंकि रेगुलर कंट्रीब्यूशन से ही समय के साथ आपकी पेंशन बढ़ेगी। एक और बात, अगर आप एलिजिबल हैं तो हायर पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे आपको अपना मंथली पेंशन अमाउंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आसान बना सकते हैं।